देखिए, दिल्ली में प्रधानमंत्री की बैठक हो रही है, लेकिन इस बैठक को लेकर जम्मू में जो कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडितों में बेहद नाराजगी है। कश्मीरी पंडितों का संगठन है ऑल इंडिया यूथ कश्मीरी समाज। इसके कार्यकर्ताओं ने जम्मू में आज दिल्ली में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जमकर नारेबाजी की है। कश्मीरी पंडितों का आरोप है कि पिछले 3 दशक से जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों ने उन्हें नजरअंदाज किया, सिर्फ सियासी मोहरे की तरह ही उनका इस्तेमाल किया है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री आवास से नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर हाउस जहां भीतर कश्मीर के वो नेता मौजूद हैं जिन्हें 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करनी है। वहीं से अंकित गुप्ता हमारे साथ हैं। सीधे पहले आपको अंकित के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं अंकित गुप्ता से कि 3 बजे मतलब अब से 1 घंटे के बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। फिलहाल किस तरीके की खबरें छनकर आ रही हैं? जम्मू कश्मीर हाउस में इस वक्त कौन कौन से नेता हैं? कब तक ये लोग निकलेंगे प्रधानमंत्री से आज होने वाली बैठक में मुलाकात करने के लिए? रोमाना, फिलहाल अपडेट यह है कि यहाँ पर महबूबा मुफ्ती मौजूद हैं और अब से कुछ मिनटों पहले ही सज्जाद लोन यहाँ पर पहुंचे हैं। और जैसी कि जानकारी मिल रही है कि करीबन 2:30 बजे के आसपास ये दोनों लोग यहाँ से रवाना होंगे प्रधानमंत्री आवास के लिए, जो कि यहाँ से करीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर है और इनको यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा। तो 2:30 बजे के आसपास ये लोग यहाँ से निकल सकते हैं। दूसरी चीज़, फारूक अब्दुल्ला इस वक्त जो उनका जो सरकारी आवास है तिलक मार्ग पर, वो वहाँ पर मौजूद है। बीजेपी के जो 3 नेता हैं जो यहाँ पर बैठक के लिए शामिल होने के लिए आए हैं, वो सुबह यहाँ तक मौजूद थे, लेकिन सुबह यहां से निकले हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात की, उसके बाद यहां वापस नहीं लौटे हैं। वो लोग अब डायरेक्टली जो प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे किसी बीजेपी नेता के साथ में। वो लोग अभी जो इस वक्त चर्चा कर रहे हैं और लंच कर रहे हैं, जैसे कि जानकारी मिली है। इसके साथ ही में जो भीम सिंह है वो भी यहां पर मौजूद थे, लेकिन वो सुबह 11 बजे के आसपास निकल गए हैं। वो अपने कार्यालय पहुंचे हैं और वो वहां से सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे बैठक के लिए। यानी कि अगले 1 घंटे के अंदर ही जो है ये बैठक शुरू होनी है और इसी वजह से जानकारी मिल रही है 2:45 तक ये सभी नेता वहां पहुंच जाएंगे। उसकी वजह क्या है? 15 से 20 मिनट पहले इस वजह से भी पहुंचना जरूरी है क्योंकि जो एक प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक ये जो नेता यहां पर आए हैं, जिनमें से कई से हमने जब हम बात की है तो उन्होंने बताया कि उनसे कहा गया था कि आप जो है RT-PCR टेस्ट करवा के आइएगा, कोरोना काल चल रहा है और प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात से पहले ये प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। इस वजह से वो RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट लेकर भी आए हैं और वो जो जब वो लोग वहां पर पहुंचेंगे तो अपनी रिपोर्ट भी दिखाएंगे और उसके बाद में वो प्रधानमंत्री से मुलाकात भी होगी। तो अब हलचल तेज है, बैठकों का दौर भी जारी है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, फिर चाहे वो बीजेपी हो। महबूबा मुफ्ती से मिलने के लिए सज्जाद लोन पहुंचे हैं और वहीं प्रधानमंत्री आवास में जो जिसका आपने जिक्र किया बैठक, तो बैठकों का दौर अब पूरा हो चुका है और अब वो बैठक जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये बैठक निश्चित तौर पर अपने आप में इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से ये पहली बार ये वो दल है जो जम्मू कश्मीर की राजनीति से जुड़े हैं, जिनका प्रधानमंत्री से सीधे मुलाकात होगी, बातचीत होगी। मैं नीरज पांडे के पास दर्शकों को लेकर चलती हूं और नीरज से हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इस बैठक की रूपरेखा को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है। क्या ये जो नेता हैं जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए, जिस तरीके के ये बयान दे रहे हैं अभी बैठक से पहले, क्या इनको मौका दिया जाएगा, इनकी बात सुनी जाएगी या फिर दिल्ली की तरफ से इनके सामने एजेंडा रखा जाएगा? आगे जम्मू कश्मीर में क्या रहने वाला है राजनीतिक प्रोसेस, वो खाका शेयर किया जाएगा? क्या हो सकता है नीरज? रोमाना, देखिए, इस बैठक का अभी तक एजेंडा तो गुप्त रखा गया है, कोई सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जब भी ऐसी कोई बैठकें होती हैं तो वो 2 वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि दोनों तरफ से बातचीत होती है। और निश्चित रूप में 8 दलों के नेताओं को बुलाया गया तो निश्चित रूप से उनसे बात भी सुनी जाएगी, उनसे बात की जाएगी और अपनी बात रखी भी जाएगी। मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार सबसे पहली चीज़ ये है कि ये 2 साल में पहली बार डायलॉग जो शुरू किया गया है वो एक सकारात्मक पहल के रूप में लेना चाहिए और जम्मू कश्मीर में क्या कुछ इन 2 वर्षों में बदलाव आए हैं इस पर जरूर चर्चा होगी। और यही कारण माना जा रहा है कि उससे पहले, यानी कि 3 बजे की बैठक से पहले यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह की और NSA के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बैठक हुई और 1 घंटे तक ये बैठक चली। निश्चित रूप में उस बैठक में एजेंडा सेट हुआ होगा, एजेंडा तय हुआ होगा और उस एजेंडे पर जब आज 3 बजे बैठक शुरू होगी उस एजेंडे पर बातचीत होगी। लेकिन बातचीत का एजेंडा क्या है अभी तक गुप्त है, लेकिन ये भी तय है कि दोनों तरफ से बातचीत होगी, उनकी भी सुनी जाएगी और अपनी कही जाएगी। और कहने और सुनने के पीछे का फलसफा सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से कश्मीर की कश्मीरियत को बचाए रखते हुए कश्मीर का विकास हो और जो पत्थरबाजी वाला कश्मीर है उससे बाहर निकलकर एक ऐसे कश्मीर का सृजन हो जो देश के दूसरे राज्यों की तरह हो, विकास की राह पर हो। उसको भी इसलिए चुना जाए कि नहीं कश्मीर में फ्री लोग घूम सके, टहल सके, देश के दूसरे हिस्से के लोग कश्मीर आ सकें, जा सकें, जो बेसिकली आतंकवाद का जो एक टैग है उससे बाहर निकाला जा सके कश्मीर को। तो जो ये एक्सरसाइज हो रही है
दरअसल इस एक्सरसाइज के पीछे का फलसफा यही है कि कश्मीर को मूल रूप में लाया जाए, यानी कि आतंक विहीन कश्मीर, एक विकासशील कश्मीर की तरफ बढ़ा जाए। अमन चैन के साथ विकास के पथ पर कश्मीर को आगे बढ़ाया जाए और उसी के लिए राजनीतिक प्रक्रिया को किस रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है, इसी को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होनी है। मोटे तौर पर यही तस्वीर उभर कर आ रही है। ये सकारात्मक पहल है जो दिल्ली की तरफ से की गई है, लेकिन अंकित गुप्ता, जिस तरीके के बयान इस गुपकर गठबंधन के नेताओं की तरफ से अभी तक सामने निकल कर आ रहे हैं, ऐसे में इन नेताओं को कितनी उम्मीद है इस बैठक से? इनके मन की बात क्या है? रोमाना, अगर हम बात करें वो राजनीतिक दल जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं उनकी बात करते हैं, तो वो लोग किन एजेंडों को लेकर के जा रहे हैं वो भी समझना जरूरी है। सबसे पहले ये जो राजनीतिक दल हैं वो जो है इस बैठक के दौरान कोशिश करेंगे, हालांकि सरकार के एजेंडे में वो चीज़ नहीं होगी, लेकिन ये लोग कोशिश ये करेंगे कि 370 अनुच्छेद जो खत्म किया गया था उसको जो एक बार फिर से पुनर्विचार करे सरकार, और वो जो है एक मुद्दा लेकर के ये राजनीतिक दल जाएंगे जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। दूसरी चीज जो फुल स्टेटहुड की बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तीसरी चीज, ये जो राजनीतिक दल हैं जो कि जो है जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं जो बैठक में शामिल होंगे, तीसरी चीज वो मांग करेंगे कि जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाए। चौथी चीज डिलिमिटेशन, जो कि अभी तक जो मेरी जानकारी है डिलिमिटेशन जो सरकार का मुद्दा होगा वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा शायद संभवतः डिलिमिटेशन होगा। हालांकि औपचारिक तौर पर एजेंडा सामने नहीं आया है और इन राजनीतिक दलों को भी नहीं दिया गया है, लेकिन जानकारी निकल के आ रही है कि डिलिमिटेशन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। तो उस पर भी इन राजनीतिक दलों की अपनी राय है। इनका यह कहना है कि डिलिमिटेशन का काम तो एक लंबा जो है खिंच सकता है, लेकिन चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाने चाहिए। और दूसरी चीज भीम सिंह की अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने उनसे खुद बात की है पिछले 2-3 दिनों के दौरान, तो उनका लगातार ये कहना है कि डिलिमिटेशन अगर होना भी है तो और ये 2011 के सेंसस के आधार पर नहीं, 2020-21 के सेंसस के आधार पर होना चाहिए, और डिलिमिटेशन बाद में भी हो सकता है, पहले यहां पर चुनाव होने चाहिए। तो ये तो बात हुई उन दलों की जो लोग जो है प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार जिस चीज का जिक्र नीरज कर रहे थे, जो हम लोग अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, विकास के मुद्दे पर इन राज्यों को ये जो राजनीतिक दल आ रहे हैं उनको यही बताएगी कि 370 के अनुच्छेद के खात्मे के बाद किस तरीके से कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ा है। और दूसरी चीज डिलिमिटेशन, निश्चित तौर पर सबको एक कंसेंसस बनाने की कोशिश होगी कि डिलिमिटेशन जल्द से जल्द पूरा किया जाए जिससे कि चुनावी प्रक्रिया में आगे बढ़ा जा सके। दरअसल सवाल मेरा यही था, नीरज पांडे के पास मुझे लगता है हमें चलना चाहिए और उनसे समझना चाहिए। नीरज, देखिए दिल्ली सरकार का ये मिजाज रहा नहीं है कि वो शर्तों में बंद कर कदम आगे बढ़ाए, और ऐसे में ये जो जम्मू कश्मीर से नेता आए हैं इनकी तरफ से तो एक तरीके से शर्त रखने की कोशिश की जा रही है ना, एजेंडा इनकी तरफ से सेट करने की कोशिश की जा रही है कि साहब पहले पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, साहब वो संवैधानिक अधिकार जो थे जम्मू कश्मीर के 1947 का वो जिक्र कर रहे हैं उनको बहाल किया जाए। तो ऐसे में बात कितनी बनेगी? देखिए रोमाना, सबसे बड़ी बात है कि अनुच्छेद 370 से अब तक मिला क्या कश्मीर को, ये बहुत बड़ा विषय है। इसीलिए 370 हटाया गया। अब 370 जब हटा दिया गया तो उसके बाद की परिस्थितियां कैसी हुई, तो देखिए इनकी जो डिमांड है, इनकी जो मांग है, उनके बयानों से साफ समझ में आ रहा है कि वो स्टेटहुड की मांग करेंगे, वो 370 रिस्टोर करने की मांग करेंगे। ये तो बिल्कुल उनका एजेंडा क्लियर है कि वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि केंद्र सरकार इस पर किसी तरह की कोई बात करने वाला नहीं है। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से जो बात समझ निकल कर आई है वो यही निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार चाहता है कि राज्य को सबसे पहले पटरी पर लाया जाए। और हमें याद करना चाहिए 5 अगस्त 2019 के अमित शाह जी के बयान को। अमित शाह जी ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में ये बात कही थी कि हमारा ये इरादा नहीं है कि कश्मीर को पूरी तरह से वहाँ से स्टेटहुड हटा दिया जाए, हमारा ये बिल्कुल इरादा नहीं है कि कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज को ख़त्म कर दिया जाए। हमारा इरादा ये है कि कश्मीर की कश्मीरियत को बचाया जाए, यानी वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल किया जाए, आतंकवाद का खात्मा किया जाए, और उसके बाद जब स्थितियां सामान्य होंगी तो स्टेटहुड भी रिस्टोर किया जाएगा और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें फिर से बहाल किया जाएगा। लेकिन 370 को रिस्टोर करने जैसी ना पहले कभी कोई बात जिक्र हुआ था और ना अब आगे होने वाला, क्योंकि अगर 370 को रिस्टोर करना ही होता तो केंद्र सरकार को 370 हटाने की ज़रूरत क्या पड़ती। तो सबसे पहली चीज़ तो आकलन इसी बात का किया जाएगा कि 370 से राज्य को मिला क्या और 370 के बाद के बदलाव क्या हुए। तो इन दोनों में डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो केंद्र सरकार की तरफ से अब तक का जो एजेंडा, मेरी जो जानकारी में, वो क्लियर है कि 370 पर कोई बात नहीं होने वाली। स्टेटहुड देने की जो अभी
प्रक्रिया है वो शायद अभी थोड़ा दूर है। और आप जिस तरीके से नीरज ये कह रहे हैं कि साहब बात जो है एक तरीके से वो फैक्ट सामने रखकर की जाएगी कि 370 से क्या हासिल हो गया और 370 हटने के बाद किस तरीके से कश्मीर में एक बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, सकारात्मक बदलाव, और वो तो फैक्ट्स हैं, उनसे तो कोई आंखें मूंद नहीं सकता है। क्या इसी वजह से माना जाए कि इस बातचीत को डिरेल करने के लिए हम पाकिस्तान का राग भी सुनते हैं? कश्मीर के नेताओं की तरफ से आलापा जाता है, खासतौर से महबूबा मुफ्ती, वो पाकिस्तान का जिक्र कर देती है कि साहब पाकिस्तान से भी बात कीजिए। नीरज, निश्चित रूप में रोमाना, निश्चित रूप में ये उस एजेंडे को डाइवर्ट करने की कोशिश है। भाई भारत का आंतरिक मामला है जम्मू कश्मीर, जब पहले से ही मालूम है, हर पॉलिटिकल पार्टी को मालूम है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। डिलिमिटेशन होगा नहीं होगा राज्य सरकार को तय करना है, केंद्र सरकार को तय करना है। राज्य में विकास होगा कि नहीं होगा उसके लिए पैसा केंद्र सरकार को जारी करना है, राज्य सरकार में चाहे वो एलजी की व्यवस्था से हो या राज्य सरकार हो वो तय करेंगी। राज्य में क्या कुछ होना है वो राज्य सरकार का विषय है। तो फिर यहाँ पाकिस्तान का विषय कहाँ है? ये क्रॉस बॉर्डर चीजें थोड़ी हो रही। बॉर्डर की जब बात आती है, एलओसी की बात आती है, बॉर्डर के उधर या इधर की बात आती है, तब तो आप पाकिस्तान से बात कर सकते हैं। लेकिन आपके घर का मसला, मान लीजिए रोमाना मेरे ही घर का मामला हो तो उसमें पड़ोसी क्या करेगा? मैं अपने घर के मसले को तो मैं खुद ही सुलझाऊंगा ना, पड़ोसी का कहां से उसमें जिक्र हो गया? तो जाहिर सी बात है, हम तो लॉजिकल बात कर रहे हैं ना, आप और हम तो लॉजिकल बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में वोटों के लालच में लॉजिक समझते कहाँ है नेता? वो तो सिर्फ और सिर्फ वोटों का गणित किस तरीके से बिठाया जाए अपने लिए, इसी के गुणे भाग में लगे रहते हैं ना। इसी वजह से देखिए, राजनीतिक प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हो, इसके लिए प्रधानमंत्री बैठक दिल्ली में बुलाते हैं तो पाकिस्तान का राग भी अलाप दिया जाता है। खैर, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।